नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। अजमेर जिले में आज 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, जिनमें से 2 मरीजों की मौत हो गई। चिकित्सा विभाग द्वारा जारी की लिस्ट के अनुसार 58 वर्षीय पुरुष बसंत विहार कॉलोनी पुलिस लाइन अजमेर शहर का है, जो यातायात पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है। 54 वर्षीय युवक कंचन नगर अजमेर, तीसरा मरीज 63 वर्षीय महिला प्रताप नगर कॉलेज रोड ब्यावर, चौथा मरीज 50 वर्षीय महिला हीना हाउस पन्नीग्राम चौक अजमेर की है। 5वां मरीज 51 वर्षीय महिला वैष्णव बस्ती मदनगंज किशनगढ़ का है। 6ठा मरीज 65 वर्षीय युवक जीवत राम कॉलोनी अजमेर का है। 7वां मरीज 65 वर्षीय पुरुष प्रताप नगर ब्यावर का है। इसी तरह 8वां मरीज 45 वर्षीय युवक मास्टर कॉलोनी ब्यावर का है। 9वां मरीज 8 वर्षीय बच्ची मास्टर कॉलोनी ब्यावर की है। 10वां मरीज 18 वर्षीय पुरुष प्रताप नगर ब्यावर का है। 11वां मरीज 26 वर्षीय पुरुष प्रताप नगर ब्यावर का है। 12वां मरीज 38 वर्षीय पुरुष है साकेत नगर ब्यावर का और 13वां मरीज 70 वर्षीय बुजुर्ग पटेल नगर किशनगढ़ का है। आज हमारे पास में जो पुरानी जो जानकारी आपके पास में, उसके अलावा 5 पेशेंट अजमेर ज़िले के और पॉजिटिव आए हैं। उसमें से एक महिला संदिग्ध अवस्था में ब्यावर में उनकी मौत हुई, उसकी जो सैंपलिंग ली वो सैंपलिंग में वो पॉजिटिव आई। जो जानकारी हमें मिली है उस महिला के कुछ परिजन और भी पॉजिटिव थे, तो वो उस तरीके से पॉजिटिव रही महिला, कॉन्टैक्ट जिसको हम बोलते हैं, कॉन्टैक्ट में पॉजिटिव थी और उनकी शायद अभी जो उनका अंतिम संस्कार है अजमेर के ही शवदाह में होगा, ऐसा हमारी जानकारी मिली है हमको। उसके अलावा एक पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी पुलिस लाइन के निवासी, वो भी पॉजिटिव आए हैं और एक पेशेंट और बसंत विहार के जो कि 54 वर्षीय पुरुष हैं जो कि ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, वो कल भर्ती हुए थे। कल से जब से भर्ती हुए थे, जब से सीरियस थे और अभी उनको रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उनको पॉजिटिव वार्ड शिफ्ट किया और अभी थोड़ी देर पहले उनको वेंटिलेटर लगाया गया क्योंकि उनको ऑक्सीजन सैचुरेशन 40% ही मेंटेन कर पा रहे थे, वो ज़्यादा सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। एक किशनगढ़ के पॉजिटिव हैं, वो अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं, वो शायद किशनगढ़ में उनका इलाज होगा, अगर वो आते हैं तो हम उनका इलाज करने के लिए तैयार हैं। एक पेशेंट पन्नीग्राम चौक के पॉजिटिव आए हैं, वो हमारे पास शिफ्ट हो गए हैं। अब तक जो पेशेंट हमारे पास में हैं वो 11 पेशेंट पॉजिटिव वार्ड में हैं। 11 में से एक पेशेंट को हमने आज डिस्चार्ज किया है, उनके 10 दिन पूरे हो गए थे, पेशेंट लक्षण रहित हैं, उनको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। 10 पेशेंट वो उनमें से जो मैंने बताया उसमें से एक पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं, 3 पेशेंट ऑक्सीजन पे हैं और 6 पेशेंट बिना ऑक्सीजन के हैं। उनकी कुछ रिपोर्ट बाकी हैं, अगर वो रिपोर्ट ठीक आती हैं तो मैंने कोविड केयर सेंटर में भेज देंगे। सस्पेक्ट वार्ड में हमारे पास अभी तक आज सुबह तक 53 पेशेंट थे। 53 में से 9 कैदी थे और बाकी लोग अन्य थे। 9 के 9 कैदियों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। जेल के जो प्रोटोकॉल है, नेगेटिव आने के बाद पुलिस उनको यथास्थान ले जाएगी। देश में कोरोना काल के बीच लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखी जा रही है। खास तौर से लॉकडाउन में ढील के बाद देश में पेट्रोल डीजल हर दिन महंगा होता जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला 16वें दिन भी जारी रहा। इसी कड़ी में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाल के दिनों में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। आज जीसीए चौराहे पर सुनील लारा के नेतृत्व में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों के विरोध में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को सड़क पर पैदल चलाया और साइकिल चलाकर विरोध दर्ज कराया। जिस तरह से आपको मालूम पूरे देश में महामारी कोविड भारत देश में चल रहा है, प्रकोप चल रहा है, उसको लेकर के जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, रोज़ 16 दिन से लगातार रोज़ अखबार में देखा जाए तो आप ये चीज़ पढ़ने को मिलती है कि आज डीजल के दाम बढ़े, आज डीजल के दाम बढ़े। लेकिन इस स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये देखना चाहिए कि महामारी में किस लोगों की मदद करनी चाहिए, उनको रोजगार देना चाहिए, उनको खाना पहुंचाना चाहिए, उनको राशन पहुंचाना चाहिए, उनको अपने स्थानों पर पहुंचाना चाहिए। वो काम तो उनसे हो नहीं रहा है, वो तो सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। इसी को लेकर के आज हमारी यूथ कांग्रेस ने एक प्रदर्शन किया, जिसमें हमने जागरूक जनता को दिखाने के लिए कि जिस तरह से हमारी कांग्रेस सरकार में अगर 25 पैसे पेट्रोल बढ़ जाते थे तो ये बीजेपी के नेता इतना उधम मचा देते थे, अल्लाह करके सड़कों पर उतर जाते थे। लेकिन आज की तारीख में कोई भी बीजेपी का नेता, कोई भी अधिकारी बीजेपी के अजमेर के नेता नहीं बोलने को तैयार है पेट्रोल डीजल के मामले में, क्योंकि उनको मालूम है ना कि वो क्या बोलेंगे। और इसलिए आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है और हम यही चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल की वृद्धि अगर कम नहीं करी केंद्र सरकार ने तो हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और आगे भी हम इस तरह का प्रदर्शन करते रहेंगे।
अजमेर जिला पुलिस की क्राइम बैठक आज पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित की गई। इस क्राइम बैठक में आईजी हवा सिंह घुमरिया, जिला पुलिस अधीक्षक कुमार राष्ट्रदीप सिंह सहित पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में जिले की आपराधिक गतिविधियों को लेकर चर्चा की गई। मैं उसके बारे में आपसे खुद आप सभी मीडिया साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अचानक, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में निश्चित रूप से अपराध नहीं हो रहे थे, अपराधियों का भी बहुत जल्दी अपराध करने की उनकी इच्छाएं भी नज़र आती हैं और कई और कारण हैं जिसके कारण कि लोग जो है अचानक कुछ ठगी की वारदातें करना चाहते हैं, कोई चोरी की वारदातें भी होने की संभावनाएं बढ़ी हैं। तो मैं मीडिया से चाहूँगा कि वो भी एक जागरूकता अभियान जो चल रहा है उसमें आप सहयोग करें, लोगों को बताएं कि किस प्रकार से उन्हें इस समय थोड़ा और सतर्क रहने की आवश्यकता है, अपने आसपास की गतिविधियों पर नज़र रखने की आवश्यकता है और पुलिस को लगातार इन्फॉर्म करने की आवश्यकता है यदि उन्हें अपने आसपास कहीं पर कोई ऐसी गतिविधि नज़र आती है जो किसी तरह से क्राइम से जुड़ी हो सकती है। हमारे लिए चुनौती डबल है क्योंकि इस समय वो लोग जो कि पिछले 2-3 माह से क्राइम नहीं कर पा रहे थे, लॉकडाउन खुल जाने के कारण अचानक क्राइम करना चाहते हैं। हमारे सामने ऐसी कई वारदातें हुई जिन्हें हमने खोला भी है। तो हमें एक और उन लोगों को हैंडल करना है जो कि कल तक क्राइम नहीं कर पा रहे थे या फिर जेल में बंद थे, छूट करके बाहर आ गए। दूसरी ओर हमें लोगों को कोरोना के संबंध में लगातार जागरूक भी करना है, वो सोशल डिस्टेंसिंग और इस तरह की जो अन्य चीज़ें हैं उसके लिए उन्हें जागरूक करना है, उसके लिए लगातार उन पर नज़र भी रखनी है। तो इन दोनों चीज़ों को कैसे हम बैलेंस करेंगे उसके लिए हमारी आज की मीटिंग में चर्चा। धार्मिक स्थल भी अब खुलने वाले हैं, लोगों की आवाजाही और बढ़ेगी, तो उसको लेकर भी देखिए, अनलॉक 1 जो है वो ख़त्म होने वाला है, अनलॉक 2 जो है वो शुरू होने वाला है और बहुत संभावना है कि अनलॉक 2 में लगभग सभी गतिविधियां खुल जाएंगी और जितनी अधिक गतिविधियां खुलेंगी हमारे लिए जो पहले के चैलेंजेस थे वो वापस आ जाएंगे, साथ में कोरोना से जुड़े हुए चैलेंजेस हमारे सामने लगातार बने रहेंगे। तो इन दोनों को डील करना है, पुलिस तैयार है। पुलिस इसीलिए आज हमारी मीटिंग थी जिसमें कि हमने चर्चा की कि हमें कैसे दोनों चीज़ों को संभालना है एक साथ में। निश्चित रूप से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है पर हम इसके लिए तैयार हैं और उसमें उसी हिसाब से काम करेंगे। देखिए, ये रूटीन क्राइम मीटिंग है जो हर महीने ली जाती थी पर पिछले 3 माह से कोरोना के कारण नहीं ली जा सकी। आज वो वापस मीटिंग शुरू की गई है और मीटिंग को आईजी साहब ने भी ज्वाइन किया था। कोरोना, क्योंकि इस समय हमारे लिए दोनों चुनौतियां हैं, एक और तो कोरोना जो है वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना की समस्याएं हमारे सामने हैं ही। दूसरी ओर अब लगातार क्राइम की घटनाएं भी होने लग गई हैं क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका है। तो दोनों चीज़ों में कैसे बैलेंस बनाएं और कैसे हम आगे हमारी पुलिसिंग का क्या तरीका रखेंगे, इस बारे में चर्चा करने के लिए क्राइम मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें कि आईजी साहब ने भी डिटेल में किस तरह से हमारा कंडक्ट होना चाहिए, कैसे इन्वेस्टिगेशंस करनी है और क्या फोकस एरियाज रहेंगे, उसके बारे में विस्तार से चर्चा लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 शुरू हो चुका है। इसी के साथ शातिर बदमाशों ने अलग अलग तरीके के अपराध करने शुरू कर दिए हैं। इन अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक कुमार राष्ट्रदीप सिंह ने शहर के मीडिया कर्मियों से अपराध रोकने और अपराध की सूचनाएं पुलिस तक पहुंचाने की अपील की है। देखिए, पत्रकारों पर कहीं कहीं पर हमलों की सूचनाएं जो अन्य जिलों में आती रही हैं उसको देखते हुए उसके क्रम में एक सामान्य निर्देश जारी किए गए हैं SHOs को कि वो ध्यान रखें कि कहीं पर पत्रकार अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कवर करने गए हैं तो कोई माफिया या किसी तरह के बदमाश व्यक्ति उन पर हमला नहीं कर दें। तो ऐसे लोग जो कि हमला कर सकते हैं या ऐसे लोग जिनकी शिकायतें आ रही हों कि वो कोई माफिया के रूप में काम कर रहे हैं, वो हमला कर सकते हैं किसी पत्रकार पर या आम आदमी पर, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करते रहें ताकि सुरक्षा जो है, आम सुरक्षा जो है वो मेंटेन रहे। एक तरफा प्यार के मामले में युवक ने एक युवती की शादी होने से नाराज होकर उसके पति और उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। युवक ने शादी के बाद लड़की का अपहरण भी कर दिया था। सिविल लाइन थाना अंतर्गत दातानगर निवासी चंद्र प्रकाश के खिलाफ नव दंपति ने आज जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर चंद्र प्रकाश के खिलाफ सुरक्षा की गुहार लगाई है। सर, हम एसपी साहब से मिलने आए। वजह? सर, एक लड़का है जो मुझे धमकी दे रहा है, घर से उठा कर ले गया था 19 तारीख को 9:30 बजे रात को। घर से उठा कर घसीटता हुआ ले गया। हम सिविल लाइन थाने में भी गए थे पर वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। कभी बोलते आज आना, कभी केवल कल आना। सर, किसी प्रकार से कोई पाबंद नहीं कर रहे उसे और बार बार मारने की धमकी दे रहा है। कभी क्या कर रहा है, मुझे मारने की धमकी दे रहा है, तेजाब फेंकने की धमकी दे रहा है और अभी तक फ़ोन आ रहा है मुझे और मेरे ससुराल वालों को, मेरे परिवार वालों को भी मारने की धमकी दे रहा है वो। और सिविल लाइन थाने में किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। कौन है, कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है उसका? सर, उसका नाम चंद्र प्रकाश असवार है, वो दातानगर में रहता है। जी, क्यों परेशान कर रहे विवाद आप लोगों को? सर, उसका एक तरफा प्यार है। उसको मेरी शादी के बारे में पता पड़ा, हमने फ़ोटो अपलोड करी थी फेसबुक पे, तो उसे मेरी शादी के बारे में पता चला तो घर पर आ गया और जबरन ही उठा कर ले गया मुझे। कौन है, क्या नाम है? चंद्र प्रकाश असवार है। आप दोनों एक कास्ट हो?
नहीं, हम अदर कास्ट में हैं। नहीं, किस तरह से शादी करी आपने? कितना टाइम लगा? हमने आर्य समाज में शादी करी हुई 14 तारीख को। जी। तो 19 तारीख को उसे पता चला होगा कि हमारी शादी हो गई, कर गई, तो वो आकर के जबरन उठा कर ले गया मुझे घर से। फिर जबरन उठाया, घर पे ले गया, कर गया। फिर वो मारने की इसकी धमकी दे जा रहा है बार बार। फिर सर फ़ोन भी कर रहा है बार बार, अभी भी धमकी दे रहा है, अभी भी नहीं मान रहा। जिसमें हमने थाने में FIR भी लिखवा दी उसकी, तो भी मारने की धमकी दे रहा है, कर रहा है। बोले तूने जिससे करे उसे भी मारूंगा और साथ में तेरे परिवार वालों को भी मारूंगा। बताओ। और साथ में परिवार को उठाने की धमकी दे रहा है। आपके परिजन उनके परिजन एक सहमत है, हाँ, हमारी शादी से सहमत है। और उसका एक तरफा प्यार है, वो मुझे बार बार ब्लैकमेल करे जा रहा है। उसके कारण हम ना घर से निकल पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे। आम आदमी पार्टी जिला अजमेर के बैनर तले निजी स्कूल के अभिभावकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 2020 में कक्षा 1 से 8वीं तक नो स्कूल नो फीस को लागू करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के सदस्य कीर्ति पाठक और अभिभावकों ने बताया कि पिछले 3.25 महीनों से वैश्विक महामारी कोरोना के संसार भर में त्राही मचा रखी है। राजस्थान पर भी इस बीमारी के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दुष्प्रभाव देखे जा रहे हैं। ऐसे संकट में सरकार अपने नागरिकों की हर संभव मदद करे ताकि गरीब जनता को मदद मिल सके। सर, जो एक मुद्दा चल रहा है 3 महीने से बच्चों को लेके कि नो स्कूल नो फीस, ऑनलाइन क्लासेस को लेके जो हेल्थ इश्यूज बच्चों को आ रहे हैं। एक्चुअल में ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए नहीं हो रही है। ऑनलाइन क्लासेस में मदर्स को बैठना पड़ रहा है, मम्मीज को बैठना पड़ रहा है, जो अपना काम छोड़ती हैं, बैठती है। कोई वर्कर्स भी हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं ऑनलाइन क्लासेस में। उसके बाद मुद्दा आया था नो फीस का, कि हम लोग फीस नहीं दे सकते, हम लोग इस साल कैपेबल नहीं है। कोरोना के कारण जो इतना डाउन आया है लोगों के बीच में बिजनेस को लेके, तो पेरेंट्स इस काबिल नहीं है कि वो फीस दे पाएंगे 3 महीने की। तो उसको लेके मुद्दा आया था। तो स्कूल वालों ने फीस घटाने की बजाय या फीस माफ करने की बजाय उसमें इंक्रीमेंट किया है। 10 to 17% फीसेस बढ़ी है। 10 to 17% आप किसे कहते हैं, वो फीसेस बढ़ी है। देन उसके बाद बुक्स के सेट, एक सेट आते हैं 6-6, 7-7 हज़ार के। बुक्स से भी इनका पूरा मिला हुआ है। और यहाँ हम कलेक्टर सर को ज्ञापन देने 1 महीने पहले भी आए थे, हमने लिखित में भी दिया था, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। आज हम कलेक्टर सर से मिलने आए थे अपनी कुछ प्रॉब्लम्स लेके कि नो स्कूल नो फीस और नो बच्चे जो अभी स्कूल नहीं जा सकते। 1 to 8 क्लास के जो बच्चे हैं उन्हें अभी 0 ईयर घोषित किया जाए। एंड 9 तो कलेक्टर साहब का जो रवैया था वो मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत ही रूड रवैया था। और उन्होंने ये कहा कि आप लोग लिखित में दे। लिखित में तो हम 1 महीने में पहले भी 250 एप्लीकेशन दे चुके हैं, जिसका अभी तक एक भी जवाब नहीं आया है। और उनका जो इतना रूड रवैया रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन नहीं करते, ये नहीं करते। तो सर, हम तो यहाँ 5 जने में आप हमको सोशल डिस्टेंसिंग समझा रहे हैं। जब बच्चे 500 स्कूल में जाएंगे तो वो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करेंगे? क्या आप हमको गारंटी देंगे इस चीज़ की कि हमारा बच्चा बीमार नहीं होगा? या आप क्या एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, स्कूल आने की वजह से ही बच्चा इफेक्टेड हुआ है? भाजपा जिलाध्यक्ष प्रियशील हाड़ा के निर्देशानुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला अजमेर की ओर से जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 67वीं पुण्यतिथि के नियमित युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि कर नमन कर याद किया। भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया, देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, इस नारे को बुलंद करने वाले जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय श्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 67वीं पुण्यतिथि के निमित्त आज भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला अजमेर की ओर से पुष्पांजलि कर उन्हें नमन किया गया। डॉक्टर मुखर्जी प्रखर चिंतक, प्रखर राष्ट्रवादी व प्रखर वक्ता थे। साथ ही धारा 370 के खिलाफ उन्होंने जीवन पर्यंत लड़ाई लड़ी। अखंड भारत का सपना लिए हुए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ऐसे बलिदानी पुरुष को आज भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला अजमेर की ओर से कोटि कोटि नमन करते हैं। और ऐसे सपने को आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरा किया है। और इस निमित्त आज हम उन सबको याद करते हुए, उनकी जीवनी से प्रेरणा लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अजमेर शहर महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सबा खान के नेतृत्व में आज रोडवेज बस स्टैंड पर महिलाओं और बच्चियों की सुविधा के लिए 251 सैनिटरी नैपकिन बांटे गए। आज हमारी महिला कांग्रेस द्वारा द्वितीय चरण में सैनिटरी नैपकिन वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। इससे
पहले भी 30 मई को हम लोगों ने पटेल मैदान में जो प्रवासी मजदूर बहनें थी जो पश्चिमी बंगाल जा रही थी उनको भी हम लोगों ने 800 सैनिटरी नैपकिन बांटे थे। आज हम लोगों ने यहाँ पे 251 सैनिटरी नैपकिन बांटे हैं। ये उन बच्चियों और महिलाओं के लिए हैं जो सफ़र में जा रही हैं और उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, संक्रमण का खतरा ना हो, उसी को तहत देखते हुए हम लोगों को जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव जी और प्रदेश अध्यक्ष रहने राज जी के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम किया जा रहा है और ये जगह जगह किया जा रहा है, हर पदाधिकारी का द्वारा किया जा रहा है। आज आप देख रहे हैं बस स्टैंड पर भी महिला कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी आए हैं और इस कार्य को अंजाम। अजमेर नगर निगम के कमरा नंबर 114 में सोमवार रात को अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही मौके पर अग्निशमन की 2 गाड़ियां पहुंची और आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। वहीं आग के कारणों का अभी तक पता नहीं लग सका। ये नगर निगम में अभी हम लोग आज हमारी मीटिंग थी और सेक्रेटरी साहब के साथ आज मुद्दे वगैरह हम सभी थे। उसके बाद हम यहाँ आने के पश्चात अभी हम 7:15 बजे यहाँ से गए हैं और वहाँ जाने के बाद अभी 20-25 मिनट बाद ही हमें सूचना मिली कि साहब कमरे में धुआं निकल रहा है इस तरीके से। तो हमने फायर ब्रिगेड को भी सूचना करी, साथ ही हमारे जो बिजली विभाग यहाँ मौके पर रहता मौजूद उसने जाकर के अपना लाइट वगैरह तार सब बंद कर दी लाइट को और ये अभी आ गई हमारी फायर की गाड़ी भी जो है उसको बुझा रही है। तो ऐसा लगता है जो 114 नंबर कमरा है जहाँ कंप्यूटर लगे हुए हैं हमारे जनरली, तो उसकी एक केबिन है। उस केबिन में किस कारण से लगी है, उस केबिन के अंदर ये लगी है या तो कोई कंप्यूटर इसमें आपका एसी का शॉर्ट सर्किट हुआ है या कोई बरसात से ऊपर पानी के आने से हुआ है। ये तो अभी बिजली वाले चेक करेंगे जब भी मालूम चलेगा, लेकिन अभी ऐसा है आराम से ऐसी कोई बात नहीं है, काबू पा चुके हैं। दादा अभी आप मौके पे पहुंचे, क्या माहौल था यहाँ का? मैं क्योंकि मेरा यहाँ रेजिडेंस नज़दीक ही है तो मुझे जैसे मालूम पड़ा मैं वापस से एकदम रिटर्न हुआ तो यहाँ फायर की गाड़ी थी और ये बिजली वाले सभी लोग वाग थे, ये अंदर उसको। आज सिंधु भवन पंचशील में आरती प्रसादी और पल्लव के बाद भगवान झूलेलाल से प्रार्थना कर आई विश्वव्यापी कोरोना वायरस समस्या से निजात पाने के लिए प्रार्थना की गई और जेठ चांद का विश्व महत्व के बारे में घर घर जाकर बच्चों को अहमियत बताई। साथ ही इस पर्व पर सचिव मनोज कुमार मेघानी ने बताया कि आज मुकेश आहूजा की अगुवाई में पंचशील नगर में परिंदों का वितरण भी किया गया। जेठ के चांद का हमारे यहाँ तो हर चांद का एक महत्व होता है, तो जेठ के चांद का विशेष महत्व होता है। लॉकडाउन के दौरान जैसे हम सुबह बस अपने 2-4-5 जने मिल के सेवा कार्य करके और आज का इसमें हमने विशेष योगदान ये रखा हुआ है जीव सेवा समिति के साथ में परिंदे वितरण का, ताकि पक्षियों के लिए खाना पाने की व्यवस्था की जाए। घर घर जाके अभी हम सब सिंधु भवन के जो भी सदस्य हैं शुभ अवसर पर सिंधु भवन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पल्लव आरती का प्रोग्राम किया गया। पल्लव आरती के बाद में जीव सेवा समिति की तरफ से कुछ ये गर्मी के मौसम में जो जीव जंतुओं के लिए बेचारों के लिए परेशानी है या पानी और दाने पानी का मतलब अभाव है और घर घर में जीव सेवा समिति की तरफ से परिंदे वितरण के लिए प्रोग्राम रखा गया है और घर घर जाकर के परिंदे वितरण करेंगे, जिसमें ये गर्मी के मौसम में जीव जानवरों के लिए बेचारों के लिए जो दाने पानी की दिक्कत है तो घर घर में परिंदे वितरण करने के बाद में घर घर जाकर के सबको बोले जाएगा कि इसमें पानी और दाना भर के और जीव जंतुओं के लिए रखें। सेवा करें आज हमने सिंधु भवन में चांद उत्सव मनाया के साथ हमने आरती करी मतलब और प्रसाद वितरण किया। आज हमारा सेवा जो कार्य है कई सेवा समिति के द्वारा जो परिंदे दिए गए हैं उसको वितरण किया जाएगा सिंधु भवन की तरफ से। सब पदाधिकारी का इसमें सहयोग रहेगा, सब मिलकर हम घर घर जाकर परिंदे वितरण करेंगे। हमारी एक ही सेवा की जो जीव जंतु पशु पक्षी हैं जो उनको पानी मिल सके और गर्मी के मौसम में आप देखें कितनी गर्मी का प्रकोप हो रहा है। अगर हम कोई परिंदे वितरण करने जाएंगे तो लोगों से निवेदन करेंगे कि पानी भर के रखें और दाना भर के रखें, तो पशु पक्षी कुछ पानी पी सके, दाना खा सके और लोगों पशु राहत मिलेगी। अब बहुत ज़्यादा गर्मी का आप देख रहे हैं कितना गर्मी का प्रकोप है, तो ये हमारा सेवा